जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज है 1 मार्च और दोस्तों आज के दिन हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। तो दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मुझे लगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से, क्योंकि काफी समय से जो चर्चा है वो यूक्रेन के क्राइसिस के ऊपर ही चल रही है। तो दोस्तों काफी ज्यादा एडिटोरियल कवरेज भी आज न्यूज़पेपर्स में यूक्रेन के क्राइसिस को ही रही थी, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो तीनों एडिटोरियल्स हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से ओरिएंटेड है। बाकी दोस्तों अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस में आया था, फेल्ड बाय द वेस्ट। अब यहां पे ना कुछ कारण दिए गए हैं कि क्या क्या कारणों के करके जो वेस्ट का रिस्पांस है, अमेरिका के रिस्पांस की बात करें, फ्रांस के रिस्पांस की बात करें, जर्मनी के रिस्पांस की बात करें, वो इतना वीक क्यों है। अब देखिए रशिया तो अपना अग्रेशन दिखा रहा है, लेकिन अब कहां गया नेटो, कहां गया अमेरिका का रिजॉल्व कि भाई हम रशियन फोर्सेस को चेक करेंगे। तो यहां पे कुछ कारण हाईलाइट करे गए हैं इस एडिटोरियल में। तो वन बाय वन सारे रीजंस को हम समझते हैं। तो पहला कारण यहां पे ये दिया गया है, जो विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान हुआ था पिछले साल। देखिए अब इतने साल अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड थे, कितने करोड़ों रुपए वेस्ट हुए इसमें, और अब 20 साल के बाद फिर ही तालिबान को वहां पे बिठा दिया गया। अब इससे क्या शो किया, अब इससे क्या शो होता है, यूएस की कमिटमेंट और यूएस की एबिलिटी को लेकर यहां पे सवाल उठाए गए हैं। चलो अफगानिस्तान से विड्रॉ करना था, वो तो बैरक ओबामा कह रहे थे, बैरक ओबामा ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फिर जो बाइडेन ने आते सार कहा कि भाई अब हम मिडिल ईस्ट में से, अफगानिस्तान में से, सेंट्रल एशिया में से अपना ध्यान हटा के इंडो पैसिफिक में फोकस करना चाहते हैं। अब लेकिन इससे हुआ क्या है, अमेरिका के इतने ज्यादा सडन एग्जिट से जो अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं या जो एक्सपेंशनिस्ट स्टेट्स हैं, तो अगर हम बात करें व्लादिमीर पुतिन की, तो अब वो और ज्यादा इम्बोल्डेंड फील कर रहे हैं, उनको और ज्यादा शय मिल गई है, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान से एग्जिट किया गया था बाय द अमेरिकन, दैट वाज वेरी क्योटिक। अब दूसरी बात करें, दूसरा कारण हम समझे वॉर मॉन्गरिंग अनाउंसमेंट्स। देखिए अब जो बाइडेन बहुत समय से कह रहे हैं कि पुतिन आने वाला है, पुतिन इन्वेड करने वाला है, 1.5 महीने से हम ये बात न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना ऊंचा ऊंचा बोलने से क्या हो गया। अब देखिए ये बातें इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता होनी तो बहुत जरूरी रहती हैं, लेकिन पब्लिकली इसको अनाउंस करना, इससे क्या हो जाएगा, पब्लिकली इतनी अनाउंसमेंट करना, क्या इससे आप कोई सेल्फ मैकेनिज्म क्रिएट करेंगे, कोई आप ऐसे सेल्फ डिफेंस अपने आप को कर पाएंगे कि पुतिन। अब देखिए अब इससे हुआ क्या कि इतनी बार बोलने से, अब पुतिन ने अगर नहीं भी करना था इन्वेड, लेकिन इतनी बार ये बात, इतनी इसकी बात की हाइप मचा दी, ठीक है, इस बात की इतनी मार्केटिंग कर दी कि पुतिन ने डेफिनेटली फिर इन्वेड किया ही किया। तो इवन इफ पुतिन हैड नॉट इंटेंडेड टू अनलीश हिज फोर्सेस ऑन यूक्रेन, इतनी बार बोलने के बाद पुतिन ने भी कहा कि ठीक है यार मैं लाइमलाइट पे हूं, तो लेट मी एंजॉय द मोमेंट दैट। उसके बाद तीसरा कारण, नो मिलिट्री सपोर्ट। तो ये हम सारे कारण डिस्कस कर रहे हैं कि वेस्टर्न नेशंस का जो रिस्पांस रहा है वो इतना वीक क्यों रहा है इस यूक्रेन क्राइसिस के चलते। नो मिलिट्री सपोर्ट। अब देखिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करी हैं जर्मनी ने, फ्रांस ने, बाकी देशों ने भी, लेकिन अब बात यहां पे ये आती है कि रशिया तो अपना मिलिट्री एग्रेशन दिखा रहा है, तो रशिया को क्या नहीं पता कि इतनी सारी जो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज है, उनसे गैस लेती रहती थी। अब ऑब्वियसली रशिया को भी पता है कि सैंक्शन लगने से, नॉर्थ स्ट्रीम 2 को ब्लॉक करने से ये सब कंट्रीज अब रशिया से गैस नहीं लेंगे, लेकिन रशिया तो फिर भी अपने आप को नहीं रोक रहा ना, रशिया तो अपने एग्रेशन को और बढ़ा रहा है। तो अगर जर्मनी कहता है कि भी देखो हमने नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को ब्लॉक कर दिया है कि हम वहां से रशिया से गैस नहीं मंगाएंगे, तो रशिया कह रहा है कि ठीक है, कितने टाइम तक आप नहीं मंगाओगे, आपको वापस तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। और जो बाकी बातें की जा रही हैं कि भाई हम एड देंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, जो भी रिलीफ ऑपरेशंस है वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कोई क्लियर कट मिलिट्री सपोर्ट की बात क्यों नहीं कोई कर रहा, खास करके यूरोपियन यूनियन में से। ये तो मौका है ना, ये तो नेटो के पास मौका है, ये तो यूरोपियन यूनियन के पास मौका है अपनी रिसर्जेंस दिखाने का। और कोई बिना किसी मिलिट्री सपोर्ट से हो क्या रहा है कि रशिया जो अपना एग्रेशन है वो और ज्यादा एडवांस कर रहा है। सैंक्शंस बिजनेस की बात करें, सैंक्शंस पॉलिसी की बात करें, देखिए सैंक्शंस के लेके ना एक बड़ी, इसमें बड़ी अच्छी लाइन यहां पे मेंशन है। तो एज वन सैंक्शंस एक्सपर्ट रिसेंटली ट्वीटेड दैट नो सैंक्शंस आर न्यूक्लियर इन देयर इफेक्ट, दे आर जस्ट नॉट दैट पावरफुल। कि भाई इतने सैंक्शंस लगाने से अगर आपको लगता है कि रशिया को कोई नुकसान होगा, तो आप इस बात को लेके फिर आपको गलत फहमी है, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, अब यहां पे बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं सैंक्शंस के, वो ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपको लगता है कि रशिया को नुकसान नहीं होगा, रशिया की इकोनॉमी क्रिपल नहीं करेगी, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ना करे। यानी कि देखिए अब इस पहलू को लेके भी दो तरह के लोग हैं जो कह रहे हैं कि एक तो कह रहे हैं कि रशिया को सैंक्शन से फर्क पड़ेगा नहीं, दूसरे जो कह रहे हैं कि रशिया को सैंक्शन से फर्क पड़ेगा। अब जो ये कह रहे हैं कि रशिया को सैंक्शन से फर्क पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं कि हाँ चलो शॉर्ट टर्म रशिया को फर्क नहीं पड़ेगा, कि ठीक है उनका डेट टू जीडीपी रेशो ठीक है, कंट्रोल में है, फॉरेक्स रिजर्व्स काफी रोबस्ट हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रशियन इकोनॉमी को क्रिपल कर देंगे ये। एट द सेम टाइम जो बाइडेन ये भी कह रहे हैं कि जितने भी हम सैंक्शंस लगा रहे हैं कि ये ऑर्डिनरी रशियंस को टारगेट नहीं किए जा रहे। चलो रशिया को सैंक्शंस जब मर्जी हर्ट करें, अगर ये लॉन्ग टर्म हर्ट करेंगे, तो व्हाट अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट। बाय सेइंग दैट द सैंक्शंस विल हैव लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस, उससे यूक्रेनियंस को राहत तो नहीं मिलने वाली ना अभी। दैट विल नॉट डू एनी गुड टू द यूक्रेनियंस हु आर सफरिंग एंड लूजिंग आउट देयर लाइव्स डे बाय डे। तो क्वेश्चन क्या बनता है एडिटोरियल में से,
तो वेस्टर्न वर्ल्ड सीम्स टू बी ऑन द बैक फुट इन टर्म्स ऑफ कर्टेलिंग रशियाज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो उसको 250 शब्दों में लिखिए। अगला एडिटोरियल, तो रिटन बाय द ग्रेट सी राजामोहन, यूनाइटेड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग मैन। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैन कौन है? यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन की बात करी जा रही है कि पूरी दुनिया अभी व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट कोई स्ट्रैटेजी बना रही है, जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, अमेरिका, ठीक है। तो हम कल से ये भी बात कर रहे थे कि भाई इंडिया ने एब्सटेन किया यूएनएससी के रेजोल्यूशन पे वोट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ये भी बात करेगी कि इंडिया ने एब्सटेन क्यों किया, ठीक है। आफ्टर ऑल हमने ये बात कल भी डिस्कस करी थी कि प्रैक्टिकली देखिए अब इंडिया को अपने, अगर हम मोरालिटी की बात करें, प्रिंसिपल्स की बात करें, उसको इग्नोर करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। सो दैट इज व्हाई इंडिया चोज टू रिमेन साइलेंट कि भाई हम रशिया के अगेंस्ट कोई हम नहीं वोट करेंगे। अब यहां पे बात करते हैं जर्मनी की। देखिए जर्मनी में एक नए चांसलर आए हैं, ओलाफ स्कॉल्स, ठीक है। अभी अक्टूबर में उनका इलेक्शन हुआ था, वो आए हैं। अब वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। देखिए उनका मूवमेंट है ये। देखिए अब यूरोप की बात करें, यूरोपियन यूनियन में 2 ही देश बहुत तगड़े माने जाते हैं, एक जर्मनी और एक फ्रांस। अब फ्रांस में इलेक्शन है अप्रैल में, तो इमैनुअल मैक्रोन के पास मौका है डिप्लोमेसी के थ्रू अपना फिर से लोगों के अंदर अपना एक वोट जीतने के लिए, लोगों के अंदर अपनी सिंपैथी बनाने के लिए। देखो कि यूक्रेन क्राइसिस को लेकर मैं कितना सीरियस हूं, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं कि भी क्राइसिस ज्यादा एग्रेवेट ना हो। और अगर हम जर्मन चांसलर की बात करें, भाई अब वो नए नए चांसलर बने हैं तो उनके पास तो मौका है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का, ठीक है, अपनी स्टेट्समैनशिप दिखाने का। तो ओलाफ स्कॉल्स कह रहे हैं कि भी देखो हम गैस नहीं मंगाएंगे। ये तो ओलाफ स्कॉल्स ने बात कह दी कि हम गैस नहीं मंगाएंगे, नॉर्थ स्ट्रीम 2 से हमको कोई वास्ता नहीं है। लेकिन कब तक? आपकी जर्मन इकोनॉमी इतनी ज्यादा इंटीग्रेटेड है रशियन इकोनॉमी के साथ, यूके की इकोनॉमी की बात करें, जर्मन इकोनॉमी की बात करें, फ्रांस की इकोनॉमी की बात करें, कब तक आप नेचुरल गैस उनसे इंपोर्ट नहीं करोगे? आफ्टर ऑल अभी आप कह रहे हो कि हम गैस इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको गैस अगर अमेरिका से इंपोर्ट करनी है या कतर से इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे निकालने पड़ेंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बिल्ड करना पड़ेगा। तो अभी ओलाफ स्कॉल्स ने कुछ बातें बोली हैं, उनकी 5 pronged रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स दिस यूक्रेनियन क्राइसिस जो चल रहा है। पहली बात तो जी हम मिलिटरी सॉलिडारिटी दिखाएंगे यूक्रेन के साथ, ठीक है। अब लेकिन आप कंक्रीट एक्शन दिखाइए, नहीं तो बातें ही हैं अभी तक तो। प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट पुतिन्स रशिया, चलो सैंक्शंस लगा दिया, नहीं हमने गैस लेंगे नॉर्थ स्ट्रीम 2 से, चलो ठीक है, ये भी आपने बात कह दी। विग्रस कमिटमेंट टू यूरोपियन कलेक्टिव डिफेंस, ठीक है भाई, अब नेटो को एक मौका है, नेटो को एक रिवाइवल करने का, रिसर्जेंस करने का। बार बार ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही थी कि नेटो इज ब्रेन डेड। इमैनुअल मैक्रोन भी कह चुके कि हमारी जो डिपेंडेंसी यूरोपियन यूनियन की नेटो के ऊपर इतना क्यों है कि वाई कांट बी इंडिपेंडेंट ऑफ अमेरिका एज फार एज फॉर्मिंग अ कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इज कंसर्न्ड, ठीक है। और उसके बाद रिडक्शन इन जर्मनीज एनर्जी एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विद रशिया। अब देखते हैं कितने समय तक जर्मनी अपनी इंटरडिपेंडेंस को कम कर सकता है। अब यहां पे बात समझने वाली ये भी कि पुतिन का जो रोमांटिसिज्म है विद हिस्ट्री, देखिए पुतिन इस बात को बहुत बार कह चुके हैं, व्लादिमीर पुतिन इस बात को बहुत बार कह चुके हैं, जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ था ये सबसे दुर्भाग्यवश इंसिडेंट था, ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी था ऑफ द 20th सेंचुरी। लेकिन व्लादिमीर पुतिन एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं दैट देखो मैं पुराना यूएसएसआर को फिर से रिवाइव करना नहीं चाह रहा हूं। अब वो व्लादिमीर पुतिन इज लॉस्ट इन द हिस्ट्री, लॉस्ट इन द ग्लोरियस हिस्ट्री, द ग्लोरियस पास्ट ऑफ रशिया टू रिवाइव द ज़ारिस्ट रशिया। तो जिसके हिसाब से यूक्रेन के, देखिए बात मैंने पहले भी डिस्कस करी थी फ्यू मिनट सीरीज में भी, कि जो रशिया के जो लोग हैं वो इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत और किसी फॉरवर्ड सोवियत यूनियन स्टेट के साथ नहीं करते जितने वो बेलारूस और जितना वो यूक्रेन के साथ लोगों के साथ करते हैं। बिकॉज एथनिसिटी की बात आ जाती है, एथनिसिटी टाइज है, सिविलाइजेशनल लिंक्स है, ठीक है। ये जो यूक्रेन में लोग रहते हैं, रशिया में लोग रहते हैं, बेलारूस में रहते हैं, उनकी जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन है। तो इस करके अब वो क्या चाह रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन रशिया के बिना सॉवरेन नहीं। अगर यूक्रेन अपने आप को सॉवरेन समझता है तो विदाउट रशिया वो सॉवरेन नहीं है। यूक्रेन इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ रशिया, राइट। सो दिस वुड इन्वॉल्व, ये जो पास्ट ग्लोरी को रिवाइव करने की बात यहां पे की जा रही है, तो दिस वुड इन्वॉल्व मेकिंग यूक्रेन एंड बेलारूस सैटेलाइट स्टेट्स एंड कंस्ट्रक्टिंग अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बियॉन्ड सेंट्रल यूरोप, ठीक है ना। पुतिन का ये कहना है कि यूक्रेन कभी भी देश नहीं था, इकलौता देश नहीं था। तो पुतिन ये कह रहे हैं कि जो यूक्रेन है उसकी जो सॉवरेनिटी है वो रशिया के साथ ही संबंधित है। अब रिस्पॉन्स ऑफ यूरोपियन यूनियन की बात करें, ठीक है। अब चलो हमने बात करी ओलाफ स्कॉल्स की स्ट्रैटेजी के बारे, ठीक है। चलो बोल रहा है ओलाफ स्कॉल्स कि जी हम बहुत सारे रिसोर्सेज स्पेंड करेंगे कि यूक्रेन की आर्मी को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि जी हम $550 मिलियन की आर्म्स परचेज करेंगे फॉर यूक्रेन, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम Germany, France, UK, they have left a certain space of door open for diplomacy with Russia. इतने बेवकूफ ये लीडर्स भी नहीं होंगे, इनको भी पता है कि भी लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस, अगर हम अभी गैस रशिया से नहीं मंगाएंगे तो कब तक हम अपने आप को रोक सकते हैं। बिकॉज बहुत ही सस्ते दाम में जर्मनी को, फ्रांस को गैस मिल रही है फ्रॉम रशिया, ठीक है ना। पुतिन के जो यूक्रेन अग्रेशन ने इसी बहाने यूरोप को तो यूनाइट कर दिया है और साथ में नेटो को भी मौका मिला अपनी रिसर्जेंस दिखाने का। लेकिन जर्मनी के जो एलीट्स हैं, जो जर्मनी के जो बहुत अमीर लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, अभी आज के टाइम की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत डीपली हर्ट हैं, बिकॉज दे हैव डीप पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लिंक्स विद द रशियन काउंटरपार्ट्स। अगर हम जर्मनी और रशिया के ट्रेड की बात करें
तो कितना ट्रेड है? अराउंड अबाउट $66 बिलियन। इंडिया का कितना ट्रेड है रशिया के साथ? $10 बिलियन। तो इंडिया का ट्रेड जर्मनी से 6 टाइम कम है, यानी कि जितना जर्मनी और रशिया का ट्रेड है उससे 6 गुना कम हमारा ट्रेड है रशिया के साथ। उसके बावजूद भी हम अभी चुप बैठे हुए हैं, अभी हम रशियन अग्रेशन को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? तो अब इतनी डिपेंडेंसी जर्मनी की नहीं है रशिया के ऊपर जितनी हमारी है एज फार एज मिलिट्री सप्लाईज इज कंसर्न। उसके बावजूद भी जर्मनी इस तरह का एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। एक अग्रेशन, जर्मनी भी काउंटर एक मेजर बता रहा है कि कैसे हम रशियन अग्रेशन को चेक में रखेंगे। एट द सेम टाइम जर्मनी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव लूज डिप्लोमेटिक लिंक्स विद रशिया। तो वो जो ओपन स्पेस है जहां पे डिप्लोमेसी भी मशरूब हो सके, तो उसके लिए भी वो जगह छोड़ रहा है जर्मनी। अब इंडिया के एब्स्टिनेशन की बात करते हैं एट यूएनएससी, ठीक है? देखिए, बहुत सारे लोगों ने बोला कि इंडिया चुप क्यों बैठा है, इंडिया यहाँ पे जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी की बात आ जाती है कि इंडिया इतना मजबूर क्यों है, ठीक है? कि हम तो भाई हम वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा, वी आर द लैंड ऑफ गांधी, तो हम पीस की बात करते हैं, अमन शांति की बात करते हैं, तो आज हम चुप क्यों बैठे, रशियन एग्रेशन के खिलाफ कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? लेकिन ये बात समझनी जरूरी है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन की अभी इतनी उम्र नहीं होगी जितनी इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस उतने पुराने हैं, ठीक है? तो अगर हम अपने रिलेशंस की बात करें, इंडिया रशिया रिलेशंस की बात करें, तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद 1917 के बाद इंडिया और रशिया के रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे होने शुरू हुए थे। इनफैक्ट अगर हम अपनी इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को भी पढ़े तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि काफी हमारे जो नेशनलिस्ट थे दे सीक्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन व्हिच हैपेंड इन 1917। तो हमारे जो रिश्ते, अगर हम अपने प्लानिंग कमीशन की बात करें, प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें, नेहरू जी की सोशलिस्टिक विजन की बात करें, तो ये सब बातें इंडिपेंडेंस से हम देखते आ रहे हैं, ठीक है? तो ये नहीं है कि हम सिर्फ वेपन्स के ऊपर डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, कि सिर्फ हम मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके अलावा हमने कल भी बात करी थी कॉन्टिनेंटल स्फीयर वर्सेस मैरीटाइम स्फीयर की, तो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर के लिए, है ना, जो रीजनल बैलेंसिंग ऑफ पावर के लिए हमको रशिया के साथ दोस्ती बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड रशिया आज के टाइम पे पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज हो, चाइना के साथ तो ऑलरेडी क्लोज है ही है, और आपको पता है जिस तरह के न्यूक्लियर आर्म नेबरहुड में रहते हैं, तो वी कैन नॉट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ स्टुपिडिटी कि हम अपने रिलेशंस रशिया के साथ बिगाड़ें, ठीक है? तो फॉर अ सेंचुरी इंडियन प्रोग्रेसिव ऑफ ऑल फ्रॉम ऑल आइडियोलॉजीज, वेदर लेफ्ट वेदर राइट, व्हाटएवर आइडियोलॉजी, दे हैव सीन रशिया एज अ नेचुरल अलाई इन बिल्डिंग मॉडर्न इंडिया, ठीक है? तो इंडिपेंडेंस के बाद मॉस्को वाज लॉन्ग सीन एज अ पॉजिटिव फैक्टर इन इंडियाज जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कैलकुलस। तो दिल्ली को ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि पुतिन और रशिया सेम नहीं है, ठीक है? हमारे रशिया के साथ टाइज बहुत पुराने हैं, तो पुतिन को तो इतना टाइम अभी नहीं हुआ होगा प्रेसिडेंट बने को जितने हमारे संबंध पुराने हैं, ठीक है? चलो इंडिपेंडेंस के भी अगर हम बात करें तो 75 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं हमारे और रशिया के टाइज को। तो जो अभी काम पुतिन कर रहा है, डेफिनेटली वो अपना अग्रेशन दिखा रहा है, इस तरह के काम कर रहा है, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, तो सही नहीं है। बट एट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमको एट द सेम टाइम अपनी हम डिप्लोमेसी में एंगेज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू प्रेस हार्डर, वी हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट हम अपना जो लेवरेज है रशिया के रिलेशन के साथ वो हम यूज कर सकते हैं कि कैसे इस क्राइसिस को डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया जाए। क्वेश्चन क्या बनता है? जस्टिफाई इंडियाज एब्स्टिनेशन एट द यूएनएससी ओवर द रेजोल्यूशन कंडेमिंग रशियाज अग्रेशन। इसको 150 शब्दों में आप आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। अगला आर्टिकल, ये लास्ट आर्टिकल रहेगा दोस्तों आज का, ये हिंदू में आया है, डीबंकिंग रशियाज इंटरनेशनल लॉ जस्टिफिकेशंस। अब देखिए, यूज ऑफ फोर्स की बात होती है हमारे पास, हम यूएन की बात करें, यूएनएससी की बात करें, तो बहुत सारे लॉज हैं हमारे पास जहां पे ये अच्छा नहीं माना जाता कि कोई भी देश किसी और देश की सॉवरेनिटी पे इन्वेड करे, अग्रेशन दिखाए, ठीक है? तो अगर हम बात करें यूज ऑफ फोर्स, डेलिबरेट यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ द यूएन चार्टर ये रोकता है कि भाई कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर अग्रेसिव फोर्स दिखा के उसकी सॉवरेनिटी और उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को इंपैक्ट करे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन क्या कहते हैं कि भाई देखो, जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैंने यूक्रेन में इन्वेड किया है, ये तो जी मेरे सेल्फ डिफेंस के, ये तो मैंने सेल्फ डिफेंस के अंडर किया है। तो सेल्फ डिफेंस की जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर देता है कि भाई अगर आपकी टेरिटरी को कोई इन्वेड करता है, कोई अग्रेशन दिखा रहा है, तो आप ऑब्वियसली चुप तो नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है? खाली हाथ तो नहीं बैठे रहेंगे, तो आप भी रिटेलिएट करेंगे सेल्फ डिफेंस के माध्यम से, तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ये कहना कि रशिया सेल्फ डिफेंस दिखा रहा है, क्या कोई प्रूफ है? क्या कोई प्रूफ रशिया के पास था कि यूक्रेन की जो सरकार है वो वाकई में लुहांस्क और डोनेट्स्क के लोगों को अट्रॉसिटीज में टॉर्चर कर रही है, मार रही है, ठीक है? उनकी सिविल लिबर्टीज वायलेट कर रही है। व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा? यही कहा ना कि अभी जो ईस्टर्न यूक्रेन है वहां के जो लोग हैं हमारी सेम एथनिसिटी है, वो भी रशियंस हैं, वो भी हमारे भाई हैं। अब उनके ऊपर व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि उनको बचाने के लिए मैंने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी है कि यूक्रेन की सरकार उनके ऊपर टॉर्चर कर रही है। इस बात का कोई प्रूफ था? कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है, आर्टिकल 51 है, सेल्फ डिफेंस आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास कोई सॉलिड, कोई कंक्रीट ग्राउंड तो होना चाहिए ना। अब यहां पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात आ जाती है। देखिए, अब जो मिस्टर पुतिन कर रहे हैं, जो उनके एक्शंस हैं, तो डेफिनेटली दे आर वेरी डिस्पिकेबल। नाउ दे आर टैंटमाउंट टू कमिटिंग द क्राइम ऑफ अग्रेशन डिफाइंड अंडर द रोम स्टैट्यू ऑफ द आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो रोम स्टैट्यू का जो आर्टिकल 8B क्लॉज 2 है वो क्लियरली डिफाइन करता है कि एक्ट ऑफ अग्रेशन
या आप चाहे डेलिबरेटली फोर्स यूज कर रहे हैं कि किसी भी नेशन की सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को हार्म करने के लिए, तो आपको पनिश किया जा सकता है। अब यहां पे अग्रेसर स्टेट कौन है? रशिया। विक्टिम स्टेट कौन है? यूक्रेन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया को पनिश किया जा सकता था अंडर द रोम स्टैच्यू आईसीसी, बट रशिया और यूक्रेन दोनों ही इस स्टैच्यू का पार्ट नहीं है, तो आईसीसी इज अनेबल टू एक्सरसाइज दिस ज्यूरिसडिक्शन अनलेस बोथ द अग्रेसर यानी कि रशिया एंड द विक्टिम यानी कि यूक्रेन, जब तक वो इस रोम स्टैच्यू का हिस्सा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट की बात आती है। अब अगेन वही बात मैं फिर से करूंगा, पुतिन कह रहे हैं कि भी जो ईस्टर्न यूक्रेन में जो मेरे भाई हैं, जो डोनेट्स और लुहांस्क रीजन में, डॉनबस रीजन में जो लोग रहते हैं, जो सेम एथनिसिटी एंजॉय करते हैं, एथनिक रशियंस जो हैं, कि भी उनको यूक्रेन की सरकार मार रही है, उनको टॉर्चर कर रही है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको प्रोटेक्ट करूं। R2P की बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। देखिए अब रशिया ने ये काम किया, कोई नई बात नहीं है। इस तरह के काम, इस तरह की इंटरवेंशन, मिलिट्री इंटरवेंशन अमेरिका भी बहुत बार कर चुका है, लिबिया में हो, इराक में हो, सीरिया में, तो अमेरिका भी कम नहीं है। ठीक है, तो ये इन तमाम चार्टर्स का, इन तमाम कानूनों का, चाहे वो यूएन के कानून हो, चाहे वो WTO के कानून हो, जिस मर्जी के कानून हो, तो सारे वायलेट करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। चाइना क्या, रशिया क्या, अमेरिका क्या। अब हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट की। नाउ दिस स्टेम्स फ्रॉम एवरी स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स पॉपुलेशन फ्रॉम ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो अगर मान लीजिए अगर मेरे देश में, तो ये हमारे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हमारे देश में कोई ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है, तो वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये काम ना होने दे। ठीक है, अब यहां पे व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा जो यूक्रेन में ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं। वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इस बात का भी प्रूफ नहीं था। तो उसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि स्टेट्स की सहायता करने के लिए, जहां तक कि ये राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट की, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। However, this principle has been stretched to justify the use of force by the third parties, by the third states in the territory of state which has failed in its duty to protect its citizen. अब deliberately आप किसी भी नेशन को इन्वेड करेंगे, अग्रेशन दिखाएंगे अंडर द गार्ब कि भी उस देश में, अब यहां पे रशिया ने बोला ना कि यहां पे यूक्रेन में, तो अगर यूक्रेन में से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, तो इसको रेस करने के लिए आपके पास और भी प्लेटफॉर्म्स थे। अगर वाकई में यूक्रेन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा होता कि यूक्रेन की सरकार वहां के लोगों को, डॉनबस रीजन के जो लोगों को वहां पे टॉर्चर कर रही होती, तो अब यूएन पे इस बात को उठाते, इस बात को यूएनएससी पे लेके जाते, तो कलेक्टिवली सारे के सारे नेशंस फिर इंश्योर करते कि ये भाई जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं वो यूक्रेन में ना हो। लेकिन ऐसा कदम तो रशिया ने नहीं उठाया। रशिया ने कदम उठाया मिलिट्री एग्रेशन का। तो कोई एविडेंस नहीं है दैट एथनिक रशियंस इन यूक्रेन आर फेसिंग एट्रोसिटीज व्हिच मेरिट अ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। अब रशिया के रिविजनिज्म की बात करें। देखिए अभी हमने बात करता है कि रशिया, व्लादिमीर पुतिन का सपना क्या है, रशिया की जो पास्ट ग्लोरी है उसको रिवाइव करना। तो व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं बार बार कि भाई मैं यूएसएसआर को रिवाइव नहीं करना चाहता हूं, जो रशिया की पास्ट ग्लोरी है उसको रिवाइव करना चाहता हूं। चलो अब रशिया के रिविजनिज्म की बात करें। रशिया के हिसाब से देखिए, रशिया हो, चाइना हो, ये किसी भी देश की इंडिपेंडेंस को, सॉवरेनिटी को या कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन को इतना रिगार्ड नहीं देते हैं। तो रशिया बिलीव्स की जो दुनिया है ना, इट इज डिवाइडेड। तो बहुत ही रियलिस्ट वर्जन है रशिया का, वेरी रियलिस्ट वर्जन ऑफ देयर अप्रोच टुवर्ड्स इंटरनेशनल अफेयर्स, दैट द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब रशिया का कहना है कि भी मेरा जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो सेंट्रल एशिया है, ईस्टर्न यूरोप है। तो भाई इस मेरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कोई भी कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, वो यहां पे इंटरफेरेंस ना करे। सो वन नीड्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंट्रीज विच आर ट्रूली सॉवरेन एंड कंट्रीज दैट पोजेस नॉमिनल और लिमिटेड सॉवरेनिटी। तो रशिया के हिसाब से यूक्रेन, ठीक है, आज यूएसएसआर का हिस्सा नहीं है, लेकिन यूक्रेन अपने आप में इतना सॉवरेन नहीं है, ऐसा व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं। लिमिटेड सॉवरेनिटी की बात हो रही है, यानी कि जो देश पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे, तो आज के टाइम पे वो अपने आप को कंप्लीटली सॉवरेन कह भी रहे हैं, तो दे कांट से दैट कंप्लीटली सॉवरेन, बिकॉज अगर रशिया चाहे तो उनके इंटरनल अफेयर्स में वो इंटरवीन कर सकता है, बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम वो रशिया का हिस्सा थे। ठीक है, अब ग्लोबल कम्युनिटी शुड टेक नोट ऑफ मिस्टर पुतिन्स गेम ऑफ रिसरेक्टिंग अ रशियन एम्पायर। जारिश रशिया की, जो अभी हमने पिछले आर्टिकल में भी बात करी थी। तो रशिया की जो अप्रोच है टुवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ, दैट इज ऑन द बेसिस कि भाई इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन कल्चरली और सिविलाइजेशनली डिस्टिंक्ट है फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो क्वेश्चन क्या बनता है सेटोरियल में से, इंटरनेशनल लॉ शुड बी स्ट्रेंथन्ड टू कंस्ट्रेन आर्बिट्री स्टेट पावर एंड चेक इंपीरियल डिजाइन्स। क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए इसको 250 शब्दों में। चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के 3 एडिटोरियल्स। तो दोस्तों इनके क्वेश्चंस के आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में करिए। जिन बच्चों के आंसर्स अभी रिव्यू नहीं हुए हैं, तो मैं अभी थोड़ी देर में उनको रिव्यू करके जरूर फीडबैक दूंगा, जरूर कमेंट बैक करूंगा। बाकी दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।